24 फरवरी 2022 को क्या हुआ था? अब ऐसे पूछेंगे तो किसको पता रहेगा? हम ही बता देते हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर युद्ध का आगाज किया था, लेकिन इस दिन एक और चीज हुई थी जिसने साउथ एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। जिस दिन पुतिन ने यूक्रेन पर चढ़ाई का हुक्म दिया था, उसी दिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रूस में मौजूद थे। जब यूक्रेन में रूसी हमलों से तबाही की तस्वीर मीडिया में दिखाई गई, उसी वक्त पुतिन और इमरान की हाथ मिलाती हुई तस्वीर भी आई थी। वेस्टर्न मीडिया ने आलोचना की, खास तौर पर अमेरिका पाकिस्तान के इस कदम से नाराज बताया गया। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि इमरान खान ने अचानक पुतिन से मिलने का प्लान बनाया हो। कई महीने पहले की ही ये यात्रा थी, कंफर्म हो चुकी थी, शेड्यूल थी। इत्तेफाक ये हुआ कि रूस ने उसी दिन यूक्रेन पर हमला कर दिया और यही इमरान के डाउनफॉल का एक कारण बन गया। बाद में सामने आया कि अमेरिका नहीं चाहता था कि इमरान ये यात्रा करें। अमेरिका के अधिकारियों ने पाकिस्तान फोन करके ये यात्रा रद्द करवाने की भी बात कही थी, लेकिन इमरान ने साफ कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो जाएंगे। इमरान पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, यानी कि फौज के डोमेन में सीधा दखल देना चाहते थे, जो कि हो नहीं पाया। इमरान की रूस यात्रा के बाद ही उनकी सरकार गिराने का षड्यंत्र शुरू हो गया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया, इमरान खान की सरकार गई। फौज ने कहा कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स में हो रहा है, हम तो फौज है, वही वर्दी पहन के बैठे हैं। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, हम क्या बताएं आपको। और दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन अब एक ऐसा गोपनीय दस्तावेज सामने आया है जिसने उस पूरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया है, जिसे पाकिस्तान की फौज और खास तौर पर आसिम मुनीर हमेशा के लिए दफन करना चाहते थे। इतना सब जानते थे कि इमरान को फौज ने रास्ते से हटाया, लेकिन अब मालूम चला है कि इमरान को सिर्फ फौज ही नहीं, अमेरिका भी हटाना चाहता था। यानी इमरान खान जो कह रहे थे अपनी रैलियों में, वो बात सही थी। 3 पन्नों का एक साइफर दुनिया के सामने आया है, एक डॉक्यूमेंट है, एक बैठक का रिकॉर्ड। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी डोनाल्ड लू और अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान के बीच एक बातचीत हुई, जिससे संबंधित ये डॉक्यूमेंट है। इसमें कहा गया कि अगर इमरान खान सत्ता में रहे तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते मुश्किल हो जाएंगे, और अगर उन्हें हटा दिया गया तो सारे गिले शिकवे भुला दिए जाएंगे, सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। जैसा हमने पहले आपको बताया, ऐसा नहीं है कि इमरान को हटाने के पीछे विदेशी हाथ वाली जो चर्चा है पहली बार हो रही है। इमरान की जब सरकार गई तो उनको फौरन जेल में नहीं डाला गया था। कुछ महीनों तक वो एक्टिव रहे, अपना बचाव करते रहे, दुनिया को बताते रहे कि उनके साथ साजिश हुई है। उसी दौरान एक रैली में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लहराकर ये कहा था कि मेरे खिलाफ विदेशी साजिश हुई है। तब उन्हें पागल कहा गया, झूठा कहा गया कि बताओ इमरान खुद को इतना इंपॉर्टेंट कैसे समझ रहे हैं कि अमेरिका उनके पीछे पड़े, बाइडेन को कोई काम नहीं है क्या। लेकिन जिन दस्तावेजों की चर्चा इमरान कर रहे थे अपनी रैलियों में, वही अब सार्वजनिक बहस के केंद्र में, क्योंकि दस्तावेज खत्म नहीं होते। वक्त बीत जाता है, सरकारें बदल जाती हैं, समाज में होने वाली बहसें बदल जाती हैं, जैसे पाकिस्तान में हुआ, लेकिन कागज बचे रहते हैं, उनमें दर्ज सच बचा रहता है। इसलिए आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसका रिकॉर्ड किसी दस्तावेज में रखा नहीं जा रहा। खैर, जिस दस्तावेज की बात इमरान करते थे उसे अमेरिकी मीडिया संस्थान ड्रॉप साइट ने शाया कर दिया है। ड्रॉप साइट की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के सामने आने के बाद फिर से बहस शुरू हो गई है कि इमरान खान को अमेरिका ने क्यों फंसाया। क्या आसिम मुनीर ने इसकी साजिश अकेले ही रची या उनके साथ इसमें और भी लोग थे? आज के शो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि इन लीक दस्तावेजों में क्या क्या है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। इमरान खान जब सत्ता में आए तब पाकिस्तान की राजनीति में उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया गया था जो पुराने राजनीतिक परिवारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। ये फौज का ही प्लान था कि रूलिंग इलीट्स को अब बदलना पड़ेगा, तो वो एक फ्रेश चेहरा लेके आए। पाकिस्तान की आवाम की नज़र में इमरान एक जेन्युइन और लेजिटिमेट फेस थे, जिन्होंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप दिलाया था, पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए खूब चप्पल घिसी थी, और यही वजह थी कि लोग भले ये कहते रहे कि इमरान खान इलेक्टेड नहीं अपॉइंटेड हैं, लेकिन आम लोग इमरान खान को पसंद भी करते थे पाकिस्तान में। उनकी पार्टी पीटीआई का जनाधार बिल्कुल नहीं था, ऐसा कहना गलत होगा।
इमरान से एक सेलिब्रिटी थे तो भीड़ भी खींचते थे और पीटीआई चुनाव भी जीतती थी, सूबों के छोटे चुनाव, फिर बड़ा चुनाव भी जीता। सब अच्छा चल रहा था। फौज ने पुराने नेताओं की भीड़ के बीच अपना आदमी कुर्सी पर बैठा दिया था और जनता को यह लग रहा था कि पाकिस्तान में एक बदलाव आ गया। लेकिन फिर औरंगजेब फिल्म का एक डायलॉग है कि कभी कभी चलाया हुआ तीर हवा में दिमाग उगा लेता है, उसने निशाने पर लगने का ठेका नहीं लिया होता। ऐसा ही इमरान खान के साथ हुआ। उन्हें लगने लगा कि वो प्रधानमंत्री हैं और वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को चुनौती दे सकते हैं, और यहीं से दिक्कत शुरू हुई। इमरान की विदेश नीति पाकिस्तान की सेना और अमेरिका दोनों को असहज करने लगी, खासकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर। अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ने के बाद वहां से निकलना चाहता था। उसे डर था कि अमेरिकी फौज के हटते ही तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेगा, इसलिए वॉशिंगटन चाहता था कि पाकिस्तान उसके लिए एक बार फिर साझेदार बन जाए। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां जो थी वो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि अफगानिस्तान में ड्रोन से हमले जारी रखे जा सके अफगान सरकार के पक्ष में। लेकिन इमरान खान ने इसके लिए किया मना। ये बात उस समय भी कई बार रिपोर्ट की गई थी, लेकिन इसे झूठ बताया गया। फिर इमरान ने खुद एक्सियोस के को फाउंडर जोनाथन स्वॉन के साथ इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मैं कभी भी अमेरिकियों को अफगानों के खिलाफ हमले के लिए जमीन नहीं देने वाला। यहां से तनाव बढ़ा। अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार आ गई थी, मतलब नेतृत्व परिवर्तन हो गया था। सीन क्या था कि बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे और ट्रंप और इमरान खान के जो पर्सनल रिलेशंस थे अच्छे थे। ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस बुलाया था। दोनों नेताओं के बीच बातचीत की तस्वीरें आई थी। एक वजह यह भी थी कि दोनों की जो कहानियां थी ट्रंप की और इमरान की, उसमें कुछ सिमिलैरिटी। दोनों ही 80 और 90 के दशक के मशहूर सेलिब्रिटी रहे थे अपने अपने मुल्कों में और लगभग एक ही समय में पॉपुलर राजनेता भी बने थे। दोनों सितंबर 2019 में यूएन की बैठकों के दौरान एक बार मिले थे। व्हाइट हाउस में दोबारा मुलाकात हुई। लेकिन जब ट्रंप रवाना होते हैं और बाइडेन आते हैं, तब प्रशासन का रवैया बिल्कुल अलग होता है। बाइडेन ने महीनों तक इमरान खान से सीधे बात नहीं की, क्योंकि डेमोक्रेट्स को लगता था कि पाकिस्तान, जिसने लादेन को पनाह दी थी, जिस पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका की नाक में दम करने वाले तालिबान को शह दी थी, उससे लेकर अमेरिकी सरकार बहुत सॉफ्ट रही। आप देखिए, जो बाइडेन वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उस रूम में बैठे हुए थे जिसमें बैठ करके ओबामा उस रेड को देख रहे थे जो एबटाबाद में हुई थी। तो बाइडेन उस हैंगओवर से आ रहे हैं। बाइडेन को लगता था कि पाकिस्तान को कड़वी दवा की जरूरत है। पाकिस्तान के भीतर इसे अपमान की तरह देखा जाने लगा। और फिर एक घटना हुई जिसने हालात और खराब किए। जून 2021 में सीआईए के मुखिया विलियम बर्न्स इस्लामाबाद जाते हैं और उनकी एक ख्वाहिश बताई जाती है कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते इमरान खान से। ड्रॉप साइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वो पूरे दिन इंतजार करते रहे, लेकिन टाइम नहीं मिला प्रधानमंत्री का। अंत में इमरान खान ने दफ्तर से संदेश भेजा कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने समकक्ष से बात करेंगे, यानी अगर यूएस बात करना चाहता है तो राष्ट्रपति बाइडेन खुद बात करें। सीआईए के डायरेक्टर इमरान से इसलिए मिलने पहुंचे थे ताकि अमेरिका को पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत दिलवा सके। लेकिन इमरान का तो पहले ही मन बना हुआ था। इमरान नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान फिर किसी अमेरिकी युद्ध का हिस्सा बने। इमरान का मानना था कि पाकिस्तान पहले ही आतंकवाद, आत्मघाती हमलों और आंतरिक अस्थिरता का नुकसान उठा रहा है। अर्थव्यवस्था डोलड्रम्स में है, उसका आता पता नहीं है, तो एक और लड़ाई में उलझना नहीं चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान के सेना के भीतर थॉट प्रोसेस अलग था। जीएचक्यू का मानना था, रावलपिंडी में दो जनरल बैठे हैं, उनका मानना था कि अमेरिका से दूरी बनाना पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से कमजोर करेगा। उसी समय खाड़ी देशों के साथ भी पाकिस्तान का तनाव बढ़ने लगा। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ एक सैनिक समझौता चाहता था, लेकिन इमरान खान की सरकार उस पर भी सावधानी बरत रही थी। यानी एक तरफ यूएस नाराज था, दूसरी तरफ खाड़ी के जो शक्तिशाली देश थे उनके मन में भी नाराजगी पनप रही थी। लोन वोन वापस मांगने लगे थे वो। पाकिस्तान की फौज को लगने लगा कि इमरान खान देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां पाकिस्तान के पक्के दोस्त उससे दूर हो सकते हैं, और इसी के बाद सेना ने पर्दे के पीछे अमेरिका से बात शुरू की। रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने वॉशिंगटन में लॉबिंग के लिए एक ऐसे आदमी को नियुक्त किया जो पहले इस्लामाबाद में सीआईए स्टेशन चीफ रह चुका था। सबसे बड़ी बात यह कि यह सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानकारी के बिना हुआ। यानी पाकिस्तान की फौज
सीधे अपने ही देश में चुनी हुई सरकार से अलग होकर अमेरिका के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। बाइडेन प्रशासन में इमरान के खिलाफ माहौल बनने लगा। फिर यूक्रेन पर हमले वाले दिन इमरान रूस चले गए तो बात और बिगड़ गई, ऑप्टिक्स भी खराब हो गया। 7 मार्च 2022 को अमेरिका में एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान को बुलाया गया। कई यूएस ऑफिशियल्स उसमें थे और सबसे अहम शख्स उनमें थे डोनाल्ड लू, यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स। कहा जाता है कि साउथ एशिया में जो भी बड़े फैसले यूएस करना चाहता है उसके पीछे लू साहब का हाथ होता है। कितना बड़ा हाथ? बांग्लादेश में तख्ता पलट के वक्त भी इनके नाम की खूब चर्चा हुई थी कि डोनाल्ड लू का दौरा हुआ है। खैर, 7 मार्च 2022 को मीटिंग होती है। इसमें डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के राजदूत से साफ कहा कि अगर इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटा दिया जाता है तो ऑल विल बी फॉरगिवन, मतलब पाकिस्तान से अमेरिका की सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये बात पहले भी मीडिया में छापी जा चुकी है, लेकिन पहली बार ड्रॉप साइट ने एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है। मार्च में मीटिंग हुई और अप्रैल में इसका असर दिखता है। 9 अप्रैल 2022 को संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इमरान की सरकार गिरती है, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार होता है। और फिर इसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इमरान की सरकार गिरते ही पाकिस्तान ने अमेरिका से संबंध बदले अपने। जो देश यूएन में रूस के पक्ष में और यूक्रेन के खिलाफ स्टैंड लेता था, अब यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद भेजने लगा। उस समय पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार उसका घट रहा था, आईएमएफ की मदद की जरूरत थी। गेस व्हाट? जो पैकेज कई महीनों से अटका हुआ था अचानक पास हो जाता है। पाकिस्तान को आईएमएफ की मदद मिलती है। अब जो ये सब हो रहा था, जो हम आपको बता रहे थे, इमरान खान के समर्थक हमेशा से कहते आए हैं कि ये सब एक डील का हिस्सा था। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है पाकिस्तान की, लेकिन ये जो कहानी है सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक की नहीं थी। इमरान खान हटने के बाद भी पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता बने रहे। उनके समर्थक सड़कों पर उतरने लगे, विशाल रैलियां हुई उनके पक्ष में। फौज और सरकार दोनों को एहसास हुआ कि सिर्फ सत्ता से हटाना काफ़ी नहीं होगा, इनकी लेजिटिमेसी को ख़त्म करना पड़ेगा। क्या होता है उसके बाद? इमरान पर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते हैं, कभी भ्रष्टाचार का, कभी नेशनल सिक्योरिटी, कभी कुछ, कभी तोशाखाना, अदालत की अवमानना। अंततः किसी तरह इमरान को जेल में डाला जाता है और 9 मई 2023 की रात पाकिस्तान में वो हो जाता है जो पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में फौज के खिलाफ प्रदर्शन होता है। लाहौर में सेना के 3 सितारा अफसर कोर कमांडर के घर को पब्लिक फूंक देती है, जिन्ना हाउस। इस दिन फौज को एहसास हो जाता है कि इमरान और उनकी पार्टी को सीन से पूरी तरह बाहर करना पड़ेगा, वरना एक दिन आएगा जब मार्शल लॉ की जगह कोर्ट मार्शल ले लेगा, और कोर्ट मार्शल के बाद तो पेंशन भी नहीं होती कि लेन देन विच कोठी ले लें। तब इमरान और उनकी पॉलिटिक्स को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का फैसला हुआ। पार्टी पर बैन लगा, विजिबिलिटी जीरो हुई, कोई मीटिंग नहीं, कोई तस्वीर नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इमरान खान को इसका अंदाजा था और इसे वो लंदन प्लान नाम से बुलाया करते थे। उनका इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान की फौज, नवाज शरीफ का ख़ानदान और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच एक डील हुई है। इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज आसिम मुनीर के साथ लंदन गए, वहाँ उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मीटिंग की और इसी में तय हुआ कि इमरान को हटाते हैं। बदले में मुनीर बनेंगे आर्मी चीफ और इमरान की जगह नवाज फैमिली से किसी को बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर, और उसी में इनको माफ भी किया जाएगा शरीफ सीनियर को। इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ मुनीर का। भले शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए, पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख रह चुके थे मुनीर, और इसी दौरान उनके इमरान खान से संबंध हुए थे खराब। एक पुरानी घटना का जिक्र खूब किया जाता है, कितने खराब। 2019 में इमरान खान गए थे ईरान, है ना। अब पाकिस्तान में एक फैसिनेशन है ईरान के साथ कि फारस के साथ ऐसा था वैसा था, हमारा बड़ा संबंध था। आसिम मुनीर भी इमरान के साथ गए थे। तब वहाँ ईरानी अधिकारियों के साथ मुनीर की हुई बहस, क्योंकि जो बात पहले से तय हुई थी उस पर अमल नहीं हुआ और मुनीर ने तेहरान जाकर अपनी बातें बदल दी, ऐसा इमरान समर्थक कहते हैं। इससे ऑब्वियसली इमरान बहुत नाराज हुए और बाद में इमरान खान ने उन्हें पद से हटाया भी। लेकिन कुछ साल बाद वही व्यक्ति पाकिस्तानी फौज का प्रमुख बना। इमरान खान जेल में गए, उनकी पत्नी बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई, अदालत में मामले चलते रहे।
दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ हुआ। जिन मामलों में वो दोषी ठहराए गए थे उनमें राहत मिलने लगी। 2024 के चुनाव में पाकिस्तान की राजनीति का मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर दिया जाता है। कैसे? इमरान जेल में थे ही, उनकी पार्टी का निशान रद्द होता है, पीटीआई के लीडर्स को जेल में डाला जाता है, धमकाया जाता है, चुनाव में खुले आम धांधली होती है। वही यूरोप और अमेरिका जो रूस का समर्थन करने पर इमरान की आलोचना करते थे, जिन्हें बांग्लादेश में चुनाव में खूब धांधली दिख रही थी, उन्होंने पाकिस्तान के मामले में आंखें मूंद ली। वहां का इलेक्शन किसी को रिग नहीं लगा। उसी साल अमेरिका में भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी बड़ी संख्या में ट्रंप का समर्थन करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान की फौजी हुकूमत का साथ दिया, तो ये लोग डालते हैं ट्रंप को वोट। कई बड़े पाकिस्तानी अमेरिकी नेताओं और पाक पैक जैसे संगठनों ने खुलकर रिपब्लिकन्स का समर्थन किया। जनवरी 2025 में जब ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं तो उनकी सरकार के भीतर पाकिस्तान को लेकर नई तरह से बात होती है। ड्रॉप साइट ने लिखा है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो और पेंटागन में बहस हो गई कि पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते रखने। पेंटागन को सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान चाहिए था और आखिरी में पेंटागन और सीआईए का पक्ष ही भारी पड़ा और पाकिस्तान के साथ रिश्तों की कमान उनके हाथ में गई। यानी पाकिस्तान के साथ अमेरिका के आज जो भी रिश्ते हैं उसके पीछे सिर्फ अमेरिका का अपना फायदा है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि पाकिस्तान से फायदा नहीं है या पाकिस्तान में जो है उससे फायदा नहीं है, रिश्ते तोड़ देगा। ऐसा ही जो बाइडेन को लगता था, तभी उन्होंने एक दफे पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बताया था। इसके पीछे की कहानी भी ड्रॉप साइट ने छापी। 9 अप्रैल 2022, वही दिन जिस दिन इमरान खान की सरकार गिराई गई, उसी दिन पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट भी किया था और यह मिसाइल थी शाहीन 3 मिसाइल, पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल इन दैट पीरियड। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। अब कन्वेंशनल विजडम यह है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हिंदुस्तान को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि वो ईस्ट में अटैक कर सकें। लेकिन जब ये 3000 किलोमीटर वाला टेस्ट हुआ तो इस टेस्ट से एक और बात सामने आई कि अगर ज़रूरत पड़ गई तो पाकिस्तान की मिसाइलें इसराइल भी पहुंच सकती हैं, और यही बात अमेरिका को परेशान करने लगी। इमरान खान के हटने के बाद उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा यूएस बुलाए जाते हैं। अक्टूबर 2022 में जाते हैं। मकसद होता है अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को ठीक करना। बाइडेन सरकार के बड़े अधिकारियों से मिलते हैं, जिनमें अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन तब के और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन शामिल होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन बैठकों में बाजवा भरोसा दिलाते हैं कि पाकिस्तान अपने मिसाइल्स की रेंज इतनी नहीं बढ़ाएगा कि वो इजराइल पहुंच जाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी फौज और परमाणु कार्यक्रम को सीमित ही रखना चाहता है और धीरे धीरे चीन से दूरी भी बनाना चाहता है। इसी के कुछ समय बाद पाकिस्तान लौटकर बाजवा ने स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन यानी एसपीडी के प्रमुख को बुलाया। अब जो एसपीडी है वही सैन्य विभाग है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की देखरेख करता है। दावा है कि बाजवा ने उनसे कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के एक दल को पाकिस्तान के कुछ संवेदनशील परमाणु ठिकानों का दौरा और निरीक्षण करने दिया जाए ताकि उनका मन हो जाए शांत। लेकिन यहां मामला अटक गया। पाकिस्तान का जो परमाणु कमांड सिस्टम है उसमें एसपीडी सीधे आर्मी चीफ को नहीं बल्कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसलिए एसपीडी प्रमुख ने कथित तौर पर बाजवा की बात मानने से इनकार कर दिया। इससे यह साफ हुआ कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह सिर्फ आर्मी चीफ का ही नियंत्रण नहीं था। फिर अक्टूबर 2022 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बयान दे देते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक हो सकता है क्योंकि वहां परमाणु हथियार हैं लेकिन व्यवस्था में तालमेल नहीं है। उस समय यह बयान चौंकाने वाला माना गया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बाइडेन का यह बयान उसी नाराजगी से जुड़ा था कि अमेरिकी टीम को पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की पहुंच नहीं दी गई। एक महीने बाद बाजवा रिटायर कर जाते हैं और नवंबर 2022 में आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनते हैं। आने वाले समय में आसिम मुनीर अपनी ताकत को और बढ़ाते हैं। 2025 में खुद को फील्ड मार्शल बना लेते हैं और अपने लिए संवैधानिक बदलाव करके जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की जो कमेटी थी उसकी भूमिका भी खत्म कर देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बदलावों का असर ये हुआ कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान सीधे एक व्यक्ति के हाथ में आ गई और वो व्यक्ति थे आसिम मुनीर। क्या इसके बाद अमेरिका को पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट्स के निरीक्षण की इजाजत मिली? हम नहीं जानते। लेकिन एक ऐसे समय में जब अमेरिका के लिए हालात बदल रहे हैं, यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है,
चीन और रूस पहले से ज़्यादा करीब आ रहे हैं। ईरान के साथ अमेरिका जंग में है। ऐसे समय में अमेरिका को दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच एक ऐसे साझेदार की ज़रूरत है जिसके दोनों जगह अच्छे कॉन्टैक्ट्स हों। पाकिस्तान इस भूमिका के लिए खुद को पेश करता है और इस तरह मुनीर एक हीरो बनकर उभरते हैं। ड्रॉप साइट ने आज ऐसे दस्तावेज छापे हैं जिससे आसिम मुनीर को चिंता हुई होगी, पर इसी रिपोर्ट के एक हिस्से में एक ऐसी बात भी शामिल है जिसने भारत की चिंता भी बढ़ाई होगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आसिम मुनीर ने चीन से न्यूक्लियर सबमरीन्स की मांग की थी। मुनीर हमेशा से चीन और अमेरिका को संतुलित करने की नीति अपनाते रहे हैं, पर जब से आर्मी चीफ बने हैं अमेरिका के ज्यादा करीब गए। डिनर पे भी बुलाया था। चीन से रिश्ता उनके दौर में कुछ ठंडा पड़ा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक का काम भी इसी के बाद स्लो हो गया, ठंडा हो गया। 2024 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन गए थे ताकि वहां से पैसा मिल सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर चीनी बिजली कंपनियों का बकाया लगातार बढ़ता गया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ा। हालात इतने खराब हुए कि चीन के राजदूत ने पब्लिक प्रोग्राम्स में पाकिस्तान पर कई इल्ज़ाम लगा दिए, जैसे पाकिस्तान अपने यहाँ रहने वाले चीनी कर्मचारियों की मदद नहीं कर रहा। सीपेक की शुरुआत के बाद से अब तक 21 चीनी नागरिक आतंकवादी हमलों में मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के भीतर। लेकिन ड्रॉप साइट ने लिखा है कि असल नाराजगी किसी और बात की थी। किसकी? रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन को भरोसा दिया था कि वो ग्वादर बंदरगाह को चीन के परमानेंट सैनिक अड्डे में बदलने की अनुमति दे सकता है। चीन लंबे टाइम से ऐसा चाह भी रहा था, लेकिन पाकिस्तानी पिछले एक दशक से बचते आ रहे थे और कई शर्तें रख रहे थे चीनियों के सामने। पाकिस्तानी चाहते थे कि अगर अमेरिका इस फैसले से नाराज होकर कोई कार्रवाई करे, कोई सैंक्शन लगा दे कि आपने बंदरगाह चीन को कैसे दिया, तो चीन पाकिस्तान की रक्षा करे। पाकिस्तान ये भी मांग रख रहा था कि चीन उसकी फौज और सिक्योरिटी सिस्टम को आधुनिक बनाने में मदद करे ताकि भारत के मुकाबले उसकी ताकत बनी रहे। इनमें सबसे बड़ी मांग थी न्यूक्लियर सबमरीन। किसी भी परमाणु ताकत के लिए बहुत संवेदनशील और उन्नत क्षमता मानी जाती है और पाकिस्तान कई सालों से इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ने इस मांग को ठुकरा दिया। चीन का मानना था कि अगर वो पाकिस्तान को ऐसी परमाणु क्षमता बनाने में मदद करता है तो दुनिया इसे साउथ एशिया में परमाणु हथियारों के फैलाव के रूप में देखेगी और उसमें वो ब्लेम करेंगे चीन को। इससे चीन खुद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ जाएगा और विवादों में भी। इसलिए चीन ने पाकिस्तान की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। ये जो साइफर सामने आया है इसमें बहुत सारी बातें हैं। जो प्रमुख बातें थी उसमें से 2 हमने आपको आज बताई। आने वाले समय में जो और नए एंगल सामने आते हैं वो भी आपको खबरगांव पर देखने को मिलेंगे। आज का राजदूत जो आपने देखा उसे साजिद ने लिखा था और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।